नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। 2019 का जो पेपर है उसका हम हल करने की कोशिश करेंगे। 2019 का जो पेपर है आपका, जो अभी 2021 में पेपर आएगा उसका पैटर्न लगभग वही है, लेकिन आपको इसमें चॉइस ज़्यादा मिलेगी। जैसे सेक्शन 1 के अंतर्गत आपको 7 प्रश्न हल करने हैं, सेक्शन बी के अंतर्गत 3 प्रश्न हल करने हैं और सेक्शन सी के अंतर्गत 1 प्रश्न हल करना है। कुल 50 नंबर के आपको क्वेश्चन हल करने हैं। इसकी विस्तृत विवेचना पहला जो वीडियो है फर्स्ट पेपर का, उसमें मैंने आपको बताई है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। 2019 का जो पेपर है वो हल करके मैं बता रही हूँ ताकि आपको ये लगे कि किस प्रकार से पेपर हल करना है। तो हम शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत 2021 का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसका पैटर्न, अभी जो आपके 21 में पेपर आएगा उसका पैटर्न भी लगभग यही होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी यही होगा। और 2000 आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको इसका सीधा सीधा उत्तर देना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप यदि इसका इतना उत्तर देते हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हुआ था उसके बाद अनेक प्रकार की समितियों का संविधान निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार की समितियों का गठन किया गया था। जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों से संबंधित शक्ति वार्ता समिति, और ऐसी एक समिति थी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। 7 सदस्य थे। तो आपको इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको सिर्फ ये लिखना है और आपको नंबर 2 में से 2 मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जैसे क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के अंतर्गत हुआ था उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको यही लिखना है और आपके 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही 70वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ ही संघीय क्षेत्रों की विधानसभाएं। तो संघीय क्षेत्रों की विधानसभाएं दिल्ली और पांडुचेरी है, तो उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये आपको सीधा सीधा लिखना है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं। तो जहाँ संसद में 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। जैसे भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। इतना सा आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि यदि किसी विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसको दूर करने की क्या विधि है। तो 3 प्रकार के जैसे विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, संवैधानिक विधेयक और वित्तीय विधेयक। तीनों के संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग है। साधारण विधेयक के संबंध में यदि दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। तो लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है
इस कारण से जैसे लोकसभा चाहती है वैसे निर्णय हो जाता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक में दोनों सदनों में पारित होता है तभी वो पारित माना जाता है। वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है और राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन की देरी कर सकती है। तो किसी विधेयक के संबंध में तीनों प्रकार के विधेयक है उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। तो इसका वर्णन किस में है? तो 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 164A के अंतर्गत 164A के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। तो ये उत्तर आप लिखते हैं, 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रणालियां हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रणाली का वर्णन किया गया है। संविधान में संशोधन की 3 प्रणालियां हैं, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, विशिष्ट बहुमत के द्वारा संशोधन, विशिष्ट प्लस राज्यों की विधानसभाओं के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति के आधार पर संशोधन। तो ये 3 प्रकार की प्रणालियाँ हैं। तो आपको इतना लिखना है, साधारण बहुमत के आधार पर, विशिष्ट बहुमत के आधार पर, विशिष्ट प्लस राज्यों की आधे से अधिक विधानसभाओं की सहमति के आधार पर। तो इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपके आंसर कंप्लीट हुआ। केंद्रीय सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो केंद्रीय सूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सब अपने को नहीं लिखना है, सीधा सीधा ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय थे, वर्तमान समय में 100 विषय का उल्लेख मिलता है। तो आप ये लिखोगे। नेक्स्ट, राजनीतिक दल की एक परिभाषा लिखिए। तो राजनीतिक दल की परिभाषा के अंतर्गत हम एक परिभाषा एडमंड बर्क की लिख सकते हैं, जो ये कहते हैं एडमंड बर्क कि राजनीतिक दल मनुष्य के उस संगठन को कहते हैं जो किसी एक सिद्धांत पर सहमत हो, जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित संपन्न किया जा सके। तो ये परिभाषा हुई राजनीतिक दल की, 2 में से 2 नंबर। तारकुंडे समिति, तारकुंडे जो समिति है 1974-75 के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण के द्वारा चुनाव सुधार के लिए अस्तित्व में आई थी। तो इसके अंतर्गत जो 2 सुझाव बताए गए हैं वो अपने को लिखने हैं। तो इसमें बताया गया, तारकुंडे समिति ने ये सिफारिश की थी, सुझाव दिए थे कि राजनीतिक दलों के द्वारा अपने जो खाते हैं, आय के स्रोत है, खर्च क्या ब्यौरे का हिसाब है, वो सब देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इस प्रकार के सुझाव देते समय किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना दी जाए तो वो दंडनीय अपराध होना चाहिए। तो ये सुझाव उन्होंने दिए थे तारकुंडे समिति, जो कि चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव सुधार से संबंधित और भी समितियां हैं, जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, के संस्थानम समिति, लेकिन ये सब अपने को नहीं लिखने, इनके तारकुंडे समिति के 2 सुझाव लिखने हैं। नेक्स्ट, जैसे सेक्शन बी के अंतर्गत संविधान, सेक्शन बी के अंतर्गत आपके 5 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी और उस चॉइस के अनुसार आपको 2 में से 1 क्वेश्चन करने हैं। और अभी जो 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा तो उसमें 5 में से भी आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे निर्धारित करेंगे वो आपको इसके पहला वाला जो वीडियो है उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है। तो क्वेश्चन सेक्शन बी के अंतर्गत जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी? संविधान सभा का प्रमुख कार्य संविधान का निर्माण करना था। तो संविधान का निर्माण करते समय क्या कठिनाइयाँ थी? तो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, हितों के बीच, क्योंकि भारत के अंतर्गत बहुत सारे धर्म, जातियाँ, भाषाएं, तो इन सब के बीच समन्वय करते हुए संविधान का निर्माण कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी कठिनाई थी।
जो विकास किया जाए, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई थी, तो विकास का उचित मार्ग क्या अपनाया जाए उसको चुनने की कठिनाई थी। अल्पसंख्यक, क्योंकि उस समय सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो सांप्रदायिकता की समस्या को कैसे निपटाया जाए, कैसे संविधान का निर्माण किया जाए, कैसे उनको संविधान में स्थान दिया जाए, और साथ ही अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, लोकतंत्र के किस प्रकार मॉडल को अपनाया जाए जो भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो और साथ ही भारत की एकता और अखंडता के अनुरूप भी हो। संविधान का मूल स्वरूप, क्योंकि हर एक के अपने अपने विचार थे, कोई ये कह रहा था अध्यक्षात्मक होना चाहिए, कोई संसदात्मक कह रहा था, तो संविधान का कौन सा स्वरूप अपनाया जाए, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उस समय भारत जब स्वतंत्र हुआ था, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, सांप्रदायिकता का तांडव चल रहा था, भारत के अंतर्गत राजनीतिक विकास की समस्याएं थी, विभिन्न चुनौतियां जाति की, भाषा की अनेक चुनौतियां थी, तो ये सारी कठिनाइयां, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, गरीबी का उच्च स्तर था, ये सारी समस्याएं संविधान सभा के समक्ष थी और इन चुनौतियों का सामना करते हुए संविधान सभा को संविधान का निर्माण करना था। तो इस प्रकार की कठिनाइयों का उल्लेख आप यदि अपने प्रश्न में उत्तर में करते हैं तो आपको 7 नंबर का ये उत्तर है, आंसर है आपका। तो इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपको 7 में से 6 नंबर मिल सकते हैं। संविधान सभा की प्रभुसत्ता का प्रश्न स्पष्ट कीजिए। तो संविधान सभा की प्रभुसत्ता यानी कि संविधान सभा प्रभुत्ता संपन्न थी या नहीं थी, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे संविधान सभा के एक सदस्य थे M.R. जयकर, वो ये कहते थे कि संविधान सभा संप्रभु नहीं है, क्योंकि वो अपनी शक्तियों की दृष्टि से कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत वो अस्तित्वमयी है, तो वो मर्यादित है और उसका जो अस्तित्व है उसके कारण से वो अपनी मूल रूपरेखा में परिवर्तन नहीं कर सकती और सम्राट के आह्वान पर ही संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही अस्तित्व में आई थी। तो ये कहा गया कि ये सम्राट के आह्वान पर ही अस्तित्व में आई है और ये कभी भी भंग की जा सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। N.G. अयंकर जब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ उस समय से ही पूर्ण प्रभुत्ता संपन्न संविधान सभा के बारे में कहा गया। नेहरू जी ने ये कहा था कि हम यहाँ पर आए हैं किसी कागज़ के टुकड़े के आधार पर नहीं, बल्कि हम यहाँ पर है क्योंकि हमारे पीछे जनमत की शक्ति है। और इसके अंतर्गत प्रस्ताव पारित किए गए कि संविधान सभा का विघटन संविधान सभा के आधार पर ही होगा, सम्राट के आधार पर या ब्रिटिश संसद के आधार पर नहीं, और साथ ही संविधान सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति समिति के अध्यक्ष को प्रदान की गई। तो पूर्ण प्रभुत्ता के साथ पहले दिन से ही इसने अपना कार्य करना शुरू किया और जब 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तब संविधान सभा वास्तविक अर्थ में प्रभुत्ता संपन्न बन गई। तो इस प्रकार से आपको संविधान सभा की प्रभुसत्ता का प्रश्न स्पष्ट करना है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जब संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 में मौलिक कर्तव्यों मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और ये संविधान के भाग 4A में 51A अनुच्छेद के माध्यम से जोड़ा गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और उसके बाद 2002 में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी कि वर्तमान समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना माता पिता का कर्तव्य है। तो ये इस प्रकार से आप मौलिक कर्तव्य लिखेंगे। 1 से 10 तक के जो मौलिक कर्तव्य है वो आप किसी भी बुक में पढ़ सकते हैं, उनका वर्णन ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत
कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है, तो इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कठोर और संविधान संशोधन के माध्यम से होता है। और इसके अंतर्गत साधारण विधि के द्वारा कुछ संशोधन होते हैं, जैसे जो संसद है वो राज्यों का निर्माण करती है, राज्यों की क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन करती है, किसी राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन का उन्मूलन कर सकती है, नया सदन बना सकती है। तो ये सब साधारण विधि से संशोधन होते हैं। इसके अलावा संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों के अनुभव के अनुमोदन के आधार पर जो संशोधन होते हैं वो कठोर संशोधन प्रणाली का उदाहरण है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन में कोई परिवर्तन करना हो, निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन करना हो, संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई परिवर्तन करना हो, संघीय क्षेत्रों की उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, 7वीं अनुसूची में कोई सूची जो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, उसमें कोई परिवर्तन करना हो, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन करना हो, या संविधान की संशोधन प्रणाली में भी परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये कठोर संविधान का उदाहरण है। लचीले संविधान का उदाहरण जो कि साधारण बहुमत के आधार पर होता है। तो इन दूसरा जो संशोधन प्रणाली है वो विशिष्ट बहुमत के आधार पर, जो फर्स्ट संशोधन प्रणाली और थर्ड में नहीं आती, वो सारे संशोधन सेकंड के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से कुछ धाराओं का परिवर्तन साधारण बहुमत के आधार पर होता है, इसलिए भारतीय संविधान को लचीला कहा जाता है। कुछ संविधान के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद का कठोर के आधार पर संशोधन होता है, इसलिए इसे कठोर और लचीलेपन का मिश्रण कहा जाता है। तो ये अपने को ऐसे लिखना है और इस आधार पर वर्णन करने हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जैसे क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंतर्गत क्या अंतर है। मंत्री परिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। तो मंत्री परिषद एक विस्तृत रचना है और मंत्रिमंडल छोटी रचना कह सकते हैं। यानी कि मंत्री परिषद के अंतर्गत तो सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार के हैं, राज्य मंत्री, ये सभी आते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के अंतर्गत सिर्फ कैबिनेट स्तर के 15 से 20 जो विशेष मंत्री है वो ही आते हैं। तो मंत्री परिषद एक विस्तृत है, मंत्रिमंडल छोटा एक संगठन है, लेकिन छोटा होते हुए भी ये शक्तिशाली है। मंत्रिमंडल में 15-20 शीर्षस्थ जो मंत्री है वो ही आते हैं, तो ये शक्तिशाली संगठन कह सकते हैं। मंत्री परिषद का वर्णन अनुच्छेद 74-75 के अंतर्गत किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, उल्लेख आता है, जिसके 352 जो कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, और ये कहा गया है कि मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श राष्ट्रपति को होना चाहिए। तो ये अंतर है। कहने का तात्पर्य ये है कि नीति निर्माण करना है, निर्णय करना है, योजनाएं लागू करना है, बनाना है, ये सारे कार्य मंत्रिमंडल करती है, और इनको नीतियों को, निर्णय को लागू करने में जो सहयोग है वो मंत्री परिषद के द्वारा दिया जाता है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंतर्गत एक शक्तिशाली संगठन कह सकते हैं। तो मंत्री परिषद विस्तृत है, मंत्रिमंडल एक छोटा शक्तिशाली संगठन है जो निर्णयों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से आप इसका उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में आप क्या जानते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो तात्पर्य है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से संबंधित है। संविधान की रक्षा कैसे होती है, तो संघ या राज्य विधानमंडलों के द्वारा जो संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, यानी कि अतिक्रमण का मतलब जो उनकी निश्चित सीमा है उसके बाहर जाकर यदि कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक ऐसी विधि और प्रशासन द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय
अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि संविधान का, यदि संविधान में जो उनकी सीमा दी गई है उस सीमा के बाहर जाकर यदि वो कार्य करते हैं तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसके अंतर्गत न्यायमूर्ति बी के मुखर्जी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और संसद तथा राज्यों के विधानमंडल को केवल संविधान में 7वीं अनुसूची, जो कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची से संबंधित है, 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों द्वारा सीमांकित अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए कार्य करना होगा। और संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है उसके मौलिक अधिकारों के अनुरूप ही कार्य करना होगा। यदि इसके विपरीत कार्य किया जाता है तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। तो यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। तो इस तरह से आपको वर्णन करना है। भारत के न्याय पुनरावलोकन और अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन में अंतर भी है, वो अपने को दिमाग में रखते हुए इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत ये है कि राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है राजनीतिक दलों की। तो राजनीतिक दलों का महत्व अनेक प्रकार से है। सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य, पुल का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। राष्ट्रीय हित के अनुकूल जनमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा ही निर्वाचन में सहायता दी जाती है, क्योंकि राजनीतिक दल ही अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हैं और उसके बाद सरकार बनाने का कार्य करते हैं। साथ ही किसी दल को यदि विजय प्राप्त नहीं होती है तो विपक्ष में बैठकर शासक दल की निरंकुशता पर रोक लगाता है। मतदाता सूचियां बनाने में भी सहयोग करने में इनका महत्व है। राजनीतिक दलों के द्वारा ही राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, क्योंकि अपने दल के प्रचार के माध्यम से राजनीतिक दल कहीं न कहीं जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान कर देते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक दलों के द्वारा सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, इस प्रकार के कार्य भी किए जाते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार से आपको लिखना है इनका महत्व। नेक्स्ट है कि मतदान व्यवहार के किन्हीं 4 निर्धारक तत्व। तो 4 निर्धारक तत्व पूछे हैं तो चार का ही अपने को वर्णन करता है। मतदान व्यवहार से तात्पर्य यह है कि मतदाता अपना मतदान किन से प्रभावित होकर करता है। तो पहला अपन लिख सकते हैं, नेतृत्व से प्रभावित होकर मतदाता अपना मतदान करता है। नेतृत्व किस प्रकार का है, अगर उसको लगता है मतदाता को कुशल नेतृत्व है तो उसके पक्ष में मतदान करता है। दूसरा, वो इस आधार पर मतदान करता है कि अमुक दल राजनीतिक स्थिरता प्रदान कर पाएगा या नहीं, उस आधार पर मतदान करता है। प्रत्येक मतदाता आर्थिक स्थिति यदि उसकी सुदृढ़ बनती है किसी दल की सत्ता के अंतर्गत तो वो उससे अवश्य प्रभावित होता है। भारत के अंतर्गत जातिवाद भी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला, उनके व्यवहार को निर्धारित करने वाला प्रमुख तत्व माना जाता है। तो इन सब का आप डिटेल में वर्णन करेंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत ये है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो सांप्रदायिकता क्या है। भारत के अंतर्गत हालांकि धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता होते हुए भी भारत में किसी धर्म या भाषा के आधार पर कोई समूह अपने विशेष हितों पर बल देता है और इस कारण से राष्ट्रीय हितों से भी ज़्यादा अपने धर्म को, भाषा को जब प्राथमिकता दी जाती है और साथ ही उस समूह के अंतर्गत जब पृथकता की भावना उत्पन्न होती है तो उसे हम सांप्रदायिकता कह सकते हैं। जैसे दिनकर ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता एक रोग है, वह भी संक्रामक रोग है। राजनीतिक दलों के द्वारा भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वो उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। सांप्रदायिकता समाज विरोधी है, क्योंकि यह संकुचित स्वार्थ लेकर चलती है, एक समूह विशेष का स्वार्थ लेकर चलती है, इसलिए इसे समाज विरोधी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सांप्रदायिकता का वर्णन करेंगे। एक परिभाषा लिखकर आप उसका डिटेल कर सकते हैं। सांप्रदायिकता के क्या नुकसान हैं, कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं।
तो आप इसके सांप्रदायिकता से संबंधित इसके अंतर्गत आप परिभाषा, सांप्रदायिकता क्या है, उसका क्या प्रभाव है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत ये है कि जाति की भूमिका भारत में वरदान है या अभिशाप है। तो जो जाति की भूमिका है उसके अंतर्गत जैसे प्रोफेसर रजनी कोठारी हैं, उनकी जो बुक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने जाति को भारतीय राजनीति के अंतर्गत बहुत विस्तार से वर्णन किया है। सुभाष कश्यप है, उन्होंने भी जाति व्यवस्था के संदर्भ में अपने बुक में लिखा है। भारतीय राजनीति के अंतर्गत यदि हम देखें तो जाति व्यवस्था ने कई बार वरदान के रूप में भी ये जुड़ी है। जैसे जाति के माध्यम से संपर्क सूत्र बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं। एक जाति के सदस्य कई बार आपस में मिलते हैं, तो लोकतंत्र को मजबूत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथ ही जातियों का संगठन भी लोकतंत्र को एक उचित दिशा प्रदान करता है। एक जाति का एक नेतृत्व होता है, वो भी आगे भावी नेतृत्व में वरदान साबित होता है। लेकिन वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो जाति कई बार अभिशाप के रूप में भी प्रयोग आती है। और अभिशाप के रूप में क्योंकि भारतीय राजनीति के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। राजनीतिक दलों का गठन जो होता है वो भी जाति के आधार पर होता है। कई बार जाति के आधार पर ही मतदान किए जाते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को जब खड़ा करते हैं तब भी वो जातीय का गणित अवश्य देखते हैं। तो इस प्रकार से जाति की भूमिका वरदान को संक्षिप्त लिखकर अभिशाप के रूप में आप लिख सकते हैं और आप अपने विचार भी इसके अंतर्गत प्रकट कर सकते हैं कि जाति की भूमिका भारत में किस तरह से रही है। तो इस आधार से आप अपना आंसर दे सकते हैं। सेक्शन सी के अंतर्गत 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है और इसके अंतर्गत 15 नंबर का है और ये 500 शब्द का है। इन 5 क्वेश्चन की विस्तृत वीडियो बनाई गई है, वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर लिखते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद रहती है। लेकिन आपको पढ़ाई अवश्य करनी है। ये सोचना कि कुछ भी लिखेंगे नंबर आ जाएंगे, वो सही नहीं है। धन्यवाद।